सिनेमा की जब भी हम बात करते हैं तो पता चलता है कि वह एक प्रतिबिंब है समाज का। और हम अगर सिनेमा की बात करें और साहित्य की बात ना करें तो कैसे हो सकता है, जो हमें बताता है कि जो स्थिति समाज में चल रही है उसको अच्छे से दिखाना। और शुरुआत जो सिनेमा की हुई थी वो हुई इसलिए थी ताकि लोगों को जो है वो एक समाज सुधारक की तरह काम कर सके, लोगों को जागरूक कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप 24/7। आज हम ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन में हैं और मेरे साथ मौजूद हैं 5 से ज्यादा किताब लिखने वाले बहुत ही उम्दा जो राइटर हैं, एस एस डोगरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार सुमित जी। तो सबसे पहले सर बताएं, आपने यहाँ पे सेशन अटेंड किए, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर तो ऑलवेज व्हेनेवर आई कम मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ अपनी अपनी फील्ड के महारथी लोग यहाँ पर आते हैं। और संदीप बारवा साहब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन। सुशील भारती जी हैं, अशोक त्यागी जी। तो नेचुरल सी बात है कि जो भी जिस विषय पे भी यहाँ पर जो इवेंट होते हैं, चाहे वो लिटरेचर को लेकर है, फिल्म को लेकर है, जो है अपना अलग अलग तरह के जो इवेंट यहाँ पर होते हैं, और वहाँ पर उस विधा के एक्सपर्ट लोग बुलाए जाते हैं। तो मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी डॉक्टर संदीप बारवा साहब से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 1 दशक से। तो यहाँ पर तो हमेशा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव मिलता है। जैसे आज ही ये जो आपका 17th फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, आज दूसरा दिन है। आज OTT के ऊपर विषय के ऊपर जो है सेशन था, क्योंकि OTT वैसे भी नया प्लेटफॉर्म है, लॉकडाउन में आया, तो फिल्म मेकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज जो डेवलप हुई। तो मेरी भी जिज्ञासा थी कि भाई क्या कुछ OTT का क्या भविष्य लग रहा है सर? हाँ, नहीं, भविष्य नेचुरल सी बात है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती चली जाती है, जैसे अब जब हम छोटे थे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी, उसके बाद कलर आई, टेलीविजन भी कलर हुआ 82 में। ठीक है, मैं 66 बोर्न हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, तो हम बचपन से टेलीविजन देखते रहे, ब्लैक एंड व्हाइट देखा था हमने। उसके बाद कलर आया तो कलर का अपना इमेज था, पहले स्क्रीन कलर लगा देते थे, तो मतलब वो एक वो तो चार्म होता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे और किसी ने कल्पना नहीं करी होगी कि हमारे मोबाइल में आज हम फिल्म देख रहे होंगे या मैच देख रहे होंगे। तो ऑडियंस के लिए ईज जो है वो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं लाया है। तो सर आज भी कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो थिएटर है उसको कहीं ना कहीं OTT से कंपेयर किया जाता है। आप क्या तुलना में देखते हैं कि अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं या अच्छे कंटेंट की बात करूं तो OTT क्या कहीं ना कहीं अब थिएटर को पछाड़ रहे हैं? और क्या अब हम कह सकते हैं कि थिएटर में बस चुनिंदा फिल्में जाती हैं और ज्यादातर लोग जो है, क्योंकि आसान है उनके लिए OTT में एक्सेस करना, तो क्या लोग आजकल ज्यादा OTT पर निर्भर रह रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रश्न करा, मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि जिसने थिएटर देखना है, अभी रिसेंटली में एक थिएटर ग्रुप है, सुराजली विपिन जी हैं, उन्होंने, विपिन सेठी जी थिएटर एक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर हैं। तो हमारा जो है यहाँ पीछे एक प्ले था, तो मैंने देखा, मेरे को भी पहला ही अनुभव था। कैसे मैं कभी किसी टीम से नहीं जुड़ा, तो वहाँ उनके साथ थोड़ा सा है ना सीखना समझने को मिला। और भाई साहब, विश्वास करोगे कि पूरी सारी सीटें जो है सेल्ड आउट हुई। तो ऐसा नहीं है, जो थिएटर देखने वाले भाई साहब आते हैं। और बल्कि सच्चाई तो ये है कि जैसे अब मैं खुद फिल्म टेलीविजन पर घर पर देखते हैं, कभी जब भी मौका मिलता है, हफ्ते में 2-1 दिन में, लेकिन थिएटर में जरूर जाता हूँ देखने फिल्म। तो ऐसा नहीं है। भविष्य की तो बात ये, देखिए, आप एक छोटे से इस मोबाइल के ऊपर क्या आनंद लोगे? आपको एक पूरी स्क्रीन पर, इवन आप फिल्म की तो बात छोड़िए, वर्ल्ड कप जो हो रहा था, मतलब वर्ल्ड कप भी जाके उस स्क्रीन पर देखा। बिल्कुल एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, जो कि हमेशा ही आपको थिएटर में अच्छे से मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आदमी उसको तो तैयार होके जाता है, आप जो बिस्तर के अंदर सोते हुए देखते हैं। बिल्कुल, मतलब एक सेंस ऑफ कंसंट्रेशन भी जो है, ये तो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि हम थिएटर में तो हम सिर्फ वही कर रहे हैं जी। मोबाइल आ रहा है, आप एक बार को काट देंगे। और एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, देखिए, ऐसा थिएटर में का मतलब है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसके माध्यम से। बिल्कुल। तो वो भी एक, आप ये समझे कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपने वो जो भी आपने पैकेज ले लिया, नेटफ्लिक्स या जो भी आजकल जो चल रही हैं चीजें, या OTT प्लेटफॉर्म अलग लगा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थिएटर का अपना एक जो है ना, मतलब अब इसको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं कि आप जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या वास्तव में जो स्कूल डेली जाकर आदमी सीखता है बच्चा, वो कोई ऑनलाइन? बिल्कुल। इनफैक्ट लोग ये पेंडेमिक में सोच रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है वो रेवोल्यूशनाइज कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं हो सकता। आखिरी में जब बंद हुआ तो सबने वापस ऑफलाइन जाने गया। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि आप खुद किताबें लिखते हैं, साहित्य को अच्छे से समझते हैं, तो क्या आपने एक डिक्लाइन देखा है साहित्यिक रूप से जो फिल्में बना करती थी, मतलब उसमें जो रिटन पार्ट था, वो लोग आजकल शिकायत करते हैं कि इतना ज्यादा जो है उसमें मसाला भर देते हैं लोग, कि जो एक कहीं ना कहीं स्टोरी है मूवी की, जो पहले जब जावेद अख्तर जी लिखा करते थे सलीम साहब के साथ कुछ फिल्में, उनमें और आज की फिल्मों में क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे बड़ी बात ये समीर, देखिए क्या है कि ना, एज जो जैसे जैसे एज का गैप आता है या जनरेशन टू जनरेशन गैप आता है, पहले फिल्में जो है 3.5, 4 घंटे की होती थी। बिल्कुल। फिल्मों में 20 गाने होते थे, बल्कि टाइटल सॉन्ग 2 बार रिपीट होता था। बिल्कुल।
आज कितने गाने होते हैं फिल्मों में, पहली बार ड्यूरेशन कम हो गई है। तो ये चेंज आया है, हमें स्वीकार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आप जैसे क्योंकि मैं तो वर्क ही यूथ पर भी करता हूँ, अब कहने की बात है कि ओल्ड इज गोल्ड बट यूथ आर डायमंड, बट दे नीड लिटिल क्रेविंग। क्योंकि क्या है, आप लोगों के अंदर जो अब उत्साह है, अब बच्चे जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि यूथ जो कर रहा है कि वो पुरानी चीजें, तो अब जैसे हमारे टाइम पे तख्ती होती थी लिखने वाली, क्या आपने तख्ती लिखी है? बिल्कुल नहीं। आज जो बच्चा टैब पे काम कर रहा है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी। ये तो है। हाँ, एट द सेम टाइम ये मैं जरूर बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आदमी ने तो बनाई है वो कंट्रोलिंग वहीं से। जैसे वो आजकल, क्योंकि अब जैसे आपका विषय ओटीटी पे ही है, आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी अभी डीप फेक बहुत सारे बन रहे हैं। हाँ, तो और बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो तो एक ह्यूमन बीइंग को जो गॉड गिफ्टेड है ना, वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती सर। हाँ, ये जरूर है कि आप वो नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे कंफर्ट हो जाते हैं आपको चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, बेसिकली वो एक ठीक है। बट टेक्नोलॉजिकली जो जैसे जैसे अब क्या, पहले जो है वो रील रोल होता था या फोटो भी खींचते थे तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव बनता था, प्रिंट होता था। आजकल जो है वो आपका डिजिटाइजेशन हो गया, तो वो जो चेंजेस आया है तो नेचुरल है, उसे हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव भी करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज जहाँ तक आपने जो स्टोरी की बात जो करी थी, तो देखिए ऐसा होता है कि जैसे जैसे जनरेशन जो है चेंज होती है, तो उसकी साइकोलॉजी, क्योंकि फिल्म बेसिकली फिल्म मेकिंग क्या है, जो लोगों को पसंद होगा, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है। अब वो हम पुरानी फिल्मों को लेकर बैठेंगे, आप देखोगे नहीं। सही बात है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल ना, मतलब कुछ जैसे अब रैप वगैरह आने लगे तो बच्चों को भी पसंद है, तो वो उस गाने भी चेंज हो गए, म्यूजिक भी बदल गया, पसंद भी कहीं ना कहीं चेंज जो है, पसंद जो है वो नेचुरल सी बात है। राइटर भी उसी तरह, देखिए राइटर जो है वो जो कमर्शियली होगा, प्रोफेशनली, तो वो उसका टारगेट होगा कि भाई वो ऑडियंस को जो उस वर्तमान में जो चाहता है वो लिखे। वो बात दूसरी, जैसे आपने जावेद अख्तर साहब का नाम लिया, तो एक बार मैं उनका एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो उनकी एक बहुत अच्छी बात थी जो मेरे को ध्यान आती है, बिल्कुल, कि समीर रंजान साहब को भी इंटरव्यू मैंने पर्सनली किया हुआ है। तो ये लोग क्या है, इन लोगों के पास जो, मतलब जिसे कहते हैं कि एक जो क्रिएटिविटी है, तो ये समझना होगा कि वो जो क्रिएटिविटी को उन्होंने जो महत्व दिया, अब वो चीजें लुप्त होती जा रही हैं। लेकिन उनका ये मानना था कि स्टोरी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आम आदमी जो है, कोई वो जूते चप्पल गांठने वाला भी है, वो भी उस बात को समझ पाए, और हाई प्रोफाइल भी उसमें वो खुद को महसूस करे। नहीं तो फिल्म तो बनती है, फिल्म का वही प्रोसेस है सबका, एक फिल्म सुपर हिट होती है, फ्लॉप भी होती है। सर, इसी से मुझे एक चीज जाननी थी, आजकल आप देखें ऐसा भी सिनेमा बन रहा है जो कभी काफी वॉयलेंस को दिखा रहा है, या फिर जैसे एनिमल के बारे में, मूवी के बारे में सुना होगा आपने, तो उसमें अगर हम देखें, लोग कहते हैं कि फिल्म इस तरह की फिल्म नहीं बननी चाहिए क्योंकि जो समाज है वो उससे सीखता है। पर हमें ये भी तो देखना चाहिए कि अगर फिल्म नहीं अच्छी होती तो वो इतना बिजनेस कैसे करती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑडियंस है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक डायरेक्टर के पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का सिनेमा बनाए, या कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, जो क्योंकि सिनेमा काम होता है, तो एक पाबंदी जरूर डायरेक्टर की होनी चाहिए। फिल्म को ना, देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ में लोग समझते हैं अंतर। अब क्या है कि कई अच्छी चीजें भी बनती हैं। वो एक मैं फिल्म देख रहा था, उसमें मतलब ना वो एक्चुअली जैसे जीपीएस होता है ना, तो उससे वो फाइंड आउट कर लेते हैं कल्प्रिट को। अच्छा, तो एक टेक्नोलॉजिकली वो एक अच्छा मैसेज गया, बिल्कुल ठीक है। एट द सेम टाइम, अब जैसे आपने एनिमल की बात करी, उसमें थोड़ी सी बहुत ज्यादा वो दिखाया मारधाड़ ये वो, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज ये है कि वो अपने फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारे काम करता है, वो लड़का रणवीर सिंह, ठीक। कहीं वो हिडन मैसेज देख नहीं पा रहे हैं, तो वायलेंस देख रहे हैं। हाँ, तो नहीं, वायलेंस है, लेकिन देखिए क्या है कि ये तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक तरह का ड्रामा ही है फिल्म जो है, तो आप उसको रियल लाइफ के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करें, वो एंटरटेनमेंट है ना बेसिकली, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ अच्छा मैसेज दे ताकि सोसाइटी भटके नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अब जैसे वो जो अभी कोई एक सिंगर थे, वो सरदार जी मूसे वाला, तो जब उनका वो मर्डर हो गया, वो खुद को भी जैसे, तो कई बार ना इफेक्ट होती हैं वो चीजें जनरल लाइफ में भी। वही, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है सर कि हम क्योंकि ए ग्रेड सिटी में रहते हैं या टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं, जो लोग हैं जो बिल्कुल गांव कस्बे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं है सर आपकी बात में तो प्रभावित होते हैं। तो उसके लिए मतलब आपका ये कहना है कि मतलब फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है। अच्छा, समझते हैं लोग। और बाकी तो ये है कि अब जैसे कहते नहीं है कि फिल्म से प्रभावित तो होता ही है सोसाइटी, तो अब वो सोसाइटी प्रभावित होती है, तो ये है कि थोड़ा सा इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना करें ताकि बवाल मच जाए यार। अंत में मतलब एक जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस तक वो पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल, अपने क्रिएटिविटी की बात की। क्रिएटिविटी में आजकल का जो यूथ है, अगर वो लिखना भी चाहता है, लेट्स से स्क्रीन पर लिख रहा है या कुछ कहानीकार है या फिर वो साहित्यकार बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं आजकल के दौर में वो शॉर्टकट लेने की सोचता है कि क्योंकि हाँ आजकल AI और ये सब आ गए हैं, जो साहित्य पूरा पढ़ना है
वो एआई से बोल के बस वो 15 लाइन में वो जो है वो उसका सार निकलवा लेता है। तो इसको कितना कुछ आप कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हम दिमाग का यूज करते थे पहले, जो क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं करते थे, वो कम होती जा रही है, उसके लिए आपका क्या कहना है? समीर जी, मेरा तो ये कहना है, मेरा एक कोट भी है इस विषय को लेकर कि क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस, दे कैन ट्रांसफॉर्म योर डेस्टिनी। ये आपका जीवन बदल सकता है अगर आपके कामों में, खासतौर पर क्योंकि ये जो चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे आपके वो ऑडियो का हो, रेडियो हो, जो भी हमारी विधा है मीडिया की, एंटरटेनमेंट। वापस बोल दें, गलती से आवाज आ गई। कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं, बोलिए सर। देखिए, हमारी जो मैंने आपको जैसे कोट अपना बताया कि क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें जो है ना, ये आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती हैं। और इस फील्ड के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर अगर ये तीनों चीजें भी इंडक्ट कर लेता है तो वो बहुत बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो ये फिल्म लाइन जो है या एंटरटेनमेंट की जो फील्ड है, इसके अंदर तो जितनी ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी होगी, आप उतने ज्यादा, क्योंकि देखिए कॉमन तो हर कोई कुछ कर लेता है। अब आपने ये जैसे रिपोर्ट यहाँ पर रख रखा है, आपने रिपोर्ट क्यों रख रखा है? क्योंकि एक इंटरव्यू चल रहा है, इसको ये खाली भी होता तो ये एक तरह का इसकी शोभा बढ़ा रहा है। तो ये दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। पीछे यहीं पर क्यों आपने बैकड्रॉप लिया? Because this denotes the date and other things. बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन आज के दौर पर कहीं ना कहीं जो वही क्रिएटिविटी के साथ साथ इंसान क्यों कर रहा है, क्योंकि पेशेंस की कमी हो गई है। और पेशेंस शायद इसलिए कम नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया में जो रेस इंसान देखता है कि हाँ ये इंसान ऐसा बन गया, मेरे साथ का इंसान ऐसा बन गया, मैं क्यों नहीं बन पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, सबको समझ होती है, पेशेंस की भी समझ होती है, और बिना पेशेंस के तो कभी कुछ हासिल नहीं होता है। पेशेंस आपको बरतनी चाहिए। और बात रह गई कि भाई वो किसी को रेस, देखिए मैं उसमें भी लिखता हूँ कि एवरी इंडिविजुअल जो है ना इन द रेस, इट इज योर चॉइस हाउ टू चेस। तो आप, क्योंकि हर आदमी की अपनी जीवन यात्रा है, किसी की नकल करके नहीं आदमी बढ़ता है। अब मैं संदीप मारवाल जी को वो सोचूंगे वो जैसा करते हैं मैं वैसा करूंगा तो मैं भी वैसा बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, समीर की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी पर्सनैलिटी है। आप जिस चीज में काम करेंगे आप उसमें सफल होंगे। बिल्कुल, मैं अगर आपकी नकल करने लगूं या आप मेरी नकल करने लगे, कभी नहीं होता। सचिन तेंदुलकर की नकल करते थे वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग का अपना एक डोमेन बना। हालांकि वो बोलते हैं कि मैं कॉपी करता था, वाकई लगते भी वैसे ही थे वो खेलने वाले में। सचिन है यार, वीरेंद्र सहवाग है। एक इंडिविजुअलिटी है जो हमेशा होनी चाहिए। यू कैन नॉट कॉपी, और बल्कि कॉपी करते हैं वो गलत है। कॉपी नहीं करना चाहिए हमें एक दूसरे का। आपका अपना टैलेंट है, मेरा अपना टैलेंट है। बिल्कुल सर। अभी आखिरी में आपका एक नई किताब आ रही है जो रशियन लैंग्वेज में आ रही है, उसके बारे में बस 2 लाइन में अगर आप नहीं, उसमें वो बेसिकली जो मेरी 5वीं किताब है उसी का वो ट्रांसलेटेड वर्क है। एक वो बच्ची है विष्णुप्रिया और एक मेरी फ्रेंड है ओल्गा, उसने उनका जो है वो ट्रांसलेशन और रिव्यू करा है, तो उसका वो ये है। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। आपकी किताब जो ट्रांसलेटेड वर्जन भी बहुत चले। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जैसे कि आपने देखा एस एस डोगरा जी के साथ हमने बहुत सी चीजें जानी और सीखी। ऐसे ही फिल्म जगत के और लोगों से मिलने के लिए देखते रहे आप 24/7 नोएडा।